अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और बोर्ड के पेपर बिल्कुल सर पे आए हुए हैं। हमारी 9th क्लास के भी 20 अप्रैल को हमारा फर्स्ट बोर्ड का पेपर है और मतलब हमारे बिल्कुल बोर्ड के पेपर काफ़ी करीब हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना जहाँ पे टीचर्स ने वन शॉट और इतने लंबे लंबे लेक्चर्स डाले हुए हैं और मतलब बहुत ज़्यादा लंबे और कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको सिंपल इजी कॉन्सेप्ट के साथ और जल्दी से और शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मतलब आपको वन टिप पे आपको पूरा चैप्टर करवा दूँ और जल्दी से आपको चैप्टर भी हो जाए आपका और आपकी पूरी जो है तैयारी भी हो जाए, आपको समझ भी लग जाए क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है और आपको साथ में चैप्टर भी याद हो जाए अच्छी तरीके से और सारी एक्सरसाइजेस भी कवर होंगी, एग्जाम्पल्स भी इम्पोर्टेंट हम कवर करेंगे। चैप्टर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको बुक पे अच्छी नहीं मिलेगी, जो कि यहाँ पे मैंने आप जो यहाँ पे लिखी हुई है ये आप डेफिनेशन ज़रूर याद करें। जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें तो डेफिनेशंस आती नहीं है, चैप्टर 3 से और चैप्टर नंबर 6 से डेफिनेशंस आ सकती हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंड सेट्स वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस के लिए। एंड ऑल द वे आपको जो लास्ट चैप्टर्स है ना, इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, these chapters are the most important chapter for definition। तो इन चैप्टर्स को आप एज अ पॉइंट ऑफ डेफिनेशन आपने नीचे जरूर करनी है, इन चैप्टर से आपकी डेफिनेशन जरूर बनेगी। तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ ग्रिड formed by two perpendicular number lines that allow us to plot and locate points using ordered pairs like x, y। वो क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है, वो कहता है कोऑर्डिनेट प्लेन एक ग्रिड होती है, फॉर्म कैसे होती है, दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन से, जो कि एक ये और एक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की नंबर लाइन से, जो कि हमें अलाउ करती हैं प्लॉट एंड लोकेट पॉइंट्स यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर्स, जो कि हमें अलाउ करती हैं कि हम देख पाएँ कि किसका कितना डिस्टेंस बन रहा है, किसका कितना कहाँ पे कौन सा पॉइंट हमने डालना है, कहाँ पे 40 एक्सिस का आना है, कहाँ पे कौन सा पॉइंट लोकेट करेगा, और यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर जो कि एक्स और वाई एक्सिस होती हैं। और यहाँ पे हमारा जो राइट साइड होती है वहाँ पे हमारे पॉजिटिव एक्सिस होती हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस में होती हैं। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन, और आपको बेसिक प्लेन की पता होना चाहिए कि प्लेन में 4 हम S1 इस तरीके से बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये नीचे की तरफ वाई एक्सिस होती है हमारी नेगेटिव। इसी के साथ हम एक इसमें डेफिनेशंस और करेंगे, जो कि यहाँ पे हम करेंगे ऑर्डिनेट की और अबिस्का की। तो द ऑर्डिनेट इज दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, जो वाई पॉइंट होएगा हमारा वाई एक्सिस वाला वाई पॉइंट, उसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे, और एबिस्किसा हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, द एबिस्किसा इज दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसी तरीके से द ऑर्डिनेट इज द वाई कॉम्पोनेंट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। सो इसके साथ आप कोऑर्डिनेट्स की भी ये रूल्स आप याद कर लें, आपको एक्सरसाइज के लिए काम आएंगे। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने जरूर करना है यहाँ से। अब बच्चे क्या गलती करते हैं ना, मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ये आपने याद रखना है कि x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर के बाद इनके दरमियान में प्लस आएगा, ना कि माइनस आएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये एग्जांपल है, हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी ये एग्जांपल भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। ये एग्जांपल में लास्ट में डिस्कस भी कर लेंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला की एक और डेफिनेशन है, ये एग्जांपल 3, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपके पास, जो हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल एज अ पॉइंट ऑफ शॉर्ट के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझ लेते हैं, बहुत आसान है। वो कहता है एक पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट्स -5 और 3 हैं, इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। और एक पॉइंट है P जिसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट 7 और -2 हैं, लाइज ऑन द सर्कल। अब वो कहता है रेडियस फाइंड करो सर्कल का। तो जब भी रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, तो ये बहुत इजी है। इसमें एक यहाँ पे क्वेश्चन 8 आएगा 7.1 में, मेरे ख्याल से मुझे क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस की हुई है, क्वेश्चन 8 ये देखें, रेडियस वाला याद है। तो वो थोड़ा डिफरेंट है, पर इसमें सिंपल आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आपका आंसर आ जाएगा 13 यूनिट्स। अब मिड पॉइंट फार्मूला की भी आप डेफिनेशन ये कर लें, अब ये आपको मैं दिखा दी है, याद करनी है, इसको मैं अभी पढ़ नहीं रहा।
यही कॉन्सेप्ट है। मिड पॉइंट फार्मूला जो है दो के दरमियान जो मिड पॉइंट निकालने का अगर जो फार्मूला होगा ना उसको मिड पॉइंट करेंगे। क्वेश्चन में पूछा होगा, इसी को डेरिवेशन कुछ नहीं करनी है आपने, बस इसका डेफिनेशन और इसका ये फार्मूला कर लेना कि x1 और x2 को डिवाइड करना है 2 से और y1 y2। अच्छा यहाँ पे गलती होती है, मेजर मुझसे भी होती थी कि यहाँ पे आपने कुछ नहीं डालना, यहाँ पे आपका बस सिंपल एक कोमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा प्लस माइनस डाल देते तो नहीं, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ये अलग और y1 y2 डिवाइड बाई 2 ये अलग। अब हम एक्सरसाइज 7.1 के ऊपर चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये तो MCQs के इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर से, चैप्टर 7 से ये नहीं आ सकता, आ भी सकता है, पूछ भी सकते हैं वो लोग, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन और भी काफ़ी ज़्यादा सामने, इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद ये ना है। तो ये मैंने ये फिलहाल रफ सॉल्व किया हुआ है सारा, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर, तो कोई नहीं, हम रफ सॉल्व किया हुआ है हमने, लेकिन आपको इस रफ की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब देखें, वो कहता है x इज़ ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा हो। तो x 0 से बड़ा कब होगा? आपने सिंपल जो है ये पहला क्वेश्चन करते हुए आपने जो है कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और ये साथ में फ़ोन, तो इसलिए मुझसे सही नहीं बने। ये x एक्सिस है, ये x माइनस है, ये y माइनस है और ये y पॉजिटिव एक्सिस है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं x जो है वो 0 से बड़ा हो, तो x 0 से कब बड़ा होगा? ये ओपन राइट हाफ, और इसको कहते हैं सैटिस्फिकेशन प्लेन। तो हम कहेंगे, ये नहीं कहेंगे आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे द ओपन राइट हाफ ऑफ सैटिस्फिकेशन प्लेन। अगला जो है वो कहता है कि x भी 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा हो। x 0 से बड़ा हो, ये 0 है ना, तो x 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा हो। तो ये दोनों कौन से आ रहे हैं क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट क्या होते हैं ना, ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला जो होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये वाला हमारे पास जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये वाला जो है हमारे पास वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि x भी 0 से बड़ा हो और y भी, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब देखो, वो कहता है x इज इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल है, तो इसमें हमने ये क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। अब इसका क्या मतलब है कि जो कह रहा है कि x जो है ना वो 0 के इक्वल हो, तो 0 किस पे आ रहा है? 0 तो y एक्सिस पे है, तो ये इसका आ जाएगा कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। और इसी तरीके से अगर वो कहेगा कि y इज इक्वल टू 0, तो वो हम कहेंगे सेट ऑफ y कहाँ पे 0 होगा? x एक्सिस पे। और मेरे ख्याल से अगला वही है, हाँ अगला वही है, तो हम लिख देंगे सेट ऑफ 4 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब वो कहता है कि x 0 से बड़ा है लेकिन y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0, कि y जो है वो लेस भी है और इक्वल है 0 पे। तो y लेस कब होगा? ये यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इक्वल टू 0 है, तो ये आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, जो पे लिखा हुआ है y भी 0 है, x भी 0 है। वो क्या कह रहा है कि y भी 0 है, x भी 0 है। तो ये कौन सा पॉइंट होता है? ये होता है, ये आपको यहाँ पे गंदा हो गया, थोड़ा सा दोबारा दिखा देता हूँ। ये होता है ओरिजिन पॉइंट, ये जो हमारा सेंटर में जहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिल रही होती है ना, ये वाला पॉइंट, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो जब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, तो हम कह देंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ओरिजिन में। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसके बाद x इक्वल्स टू वाई, कि x जो है हमारा y के इक्वल है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से जो है ये बाकी भी हैं, ये इनको आप याद कर लें बेशक, लेकिन आप समझ भी लें। जैसे ये वाला है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा आसान है कि x जो है वो 3 से बड़ा भी है और इसके इक्वल भी है। तो 3x सिर्फ 3 है, -3 नहीं है, तो पॉजिटिव 3 पता है हमें यहाँ पे इस साइड पे होगा, और 3 से बड़ा भी है, 3 भी है और इससे बड़ा भी है, मतलब इससे आगे भी चलता जा रहा है। तो हम लिख देंगे इसमें, सिंपल सी बात है कि हमारा ये जो है लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन राइट साइड, क्योंकि राइट साइड पे है, ऑफ लाइन x इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब वो कहता है कि y जो है ना हमारा 0 से बड़ा है, तो ये हम क्या कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइन अबव दी लाइन ऑफ x एक्सिस। और फाइनली जो है हमारा वो कह रहा है x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, कि x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। तो x माइनस का कहाँ पे है? ये देखें x माइनस का यहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, y माइनस का कहाँ पे होगा? यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो अब ये हमारा हो गया, ये एग्जांपल्स की हुई हैं मैंने। तो ये अब आपको एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स ही हैं मेरे ख्याल से। क्वेश्चन वन हो गया। क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्योंकि जो हम याद कर चुके हैं, जो कि हमारे हिसाब से था कि ये आप देख लीजिएगा x2 माइनस ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ये देखिए, ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला याद करके आ गए हैं कि x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस, ये जगह थोड़ी कम रह गई यहाँ पे, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ये गंदा यहाँ पे लिखा है, ये देखेंगे, ये हमने याद करके आए हैं। तो इससे हमारे लिए जो है वो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अब ये देखिए, ये है हमारे पास x1 होता है, ये y1 होता है। अब ये नहीं करना आपने x1 और x2 ना, 2 पॉइंट्स है उसमें, पहला ये x होता है, यहाँ पे x y होता है, y होता है। आप चाहें तो इसको x2 भी बना सकते हैं, इसको x1 बनाना है, लेकिन फिर आपने इसको भी y2 बनाना है, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन अमूमन यही है कि आप x1 बनाएं और x2 बनाएं, क्लियर रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होती, ठीक है। तो और ये y2 है। अब क्या है हमारा फॉर्मूला कि x2 में से माइनस x1 करना है, मतलब 0 x2 माइनस x1, 0 माइनस 6 होल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा y2 है -2, y2 माइनस y1, तो y2 में से माइनस करना है y1, 7 उसका स्क्वायर, 0 में से -6 किया तो -6 का स्क्वायर प्लस माइनस है। अच्छा, जब ये माइनस होएगा ना और ब्रैकेट स्क्वायर होएगा तो नंबर पॉजिटिव आएगा हमारा आंसर जो है। तो 6 का स्क्वायर आपको पता है कि 36 होता है, और 9 का स्क्वायर जो है 64 होता है, वही लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है √100 को हम कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो 10 हमारा जो है इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले पे चलते हैं जल्दी जल्दी। तो अब तरीका हमने समझ लिया, तो क्या कहते हैं वही है कि 5 -2 और 3 और 2 है। तो x1 मैं ये लिख देता हूँ, x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है। सो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1, फॉर्मूला याद कर लिया। तो 3 माइनस, अब ये रखना x2 माइनस फॉर्मूले का भी है और इधर भी है। सो माइनस माइनस करके माइनस किया, बड़े का साइन आएगा, प्लस हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 3 + 5, मतलब 3 माइनस +5 का स्क्वायर, और 2 माइनस तो 2 + 2 का स्क्वायर। सो 8 और ये आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। इसको सॉल्व किया, √80 को आप कैलकुलेटर पे करें तो इसको आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, नहीं डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरीके से आपके पास LM भी आ जाते हैं। LM सिर्फ वो है क्वेश्चन आपके पास है, तो LM लिख के आपने फॉर्मूला लिखते हैं। अब मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप जल्दी कर लेते हैं आपको फॉर्मूले के बगैर ही। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला हमेशा हर बारी यहाँ पे साथ में लिख के आपने रखना है, ताकि, और क्वेश्चन में भी लिखना है। अक्सर जो है ना, हम लॉन्ग क्वेश्चन जब करते हैं ना तो हम ये फॉर्मूला नहीं लिखते, क्योंकि वो फिर काफ़ी स्टेप्स हो जाते हैं और इसमें टाइम भी जाता है। तो आप ये फॉर्मूला लिख के रख लें और साथ साथ आप उसके हिसाब से पुट कर लीजिए। वैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूला लिख के 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें क्या है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो x2 -2 -0 का स्क्वायर, और -4 -3 का स्क्वायर, -2 -0 तो -2 का स्क्वायर, और ये -4 -3। जब भी -4 में ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता ही होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, फेलोज़ को मेरे, तो -4 -3, जब माइनस में माइनस हम करेंगे ना तो हम प्लस करेंगे। ये नहीं कि -4 -3 किया तो हम 1 आ जाएंगे, नहीं। जब माइनस में माइनस करेंगे तो प्लस होगा, और जब क्या कहते हैं प्लस में जैसे माइनस करेंगे, जैसे 4 -3 तो 1 आएगा, लेकिन इसमें जो है हमारा 7 आएगा। इसको सोल्व किया, स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, ये आंसर आया, और इसका √53 स्मॉलेस्ट है कैलकुलेटर पे, तो हमने यही लिख दिया। इसका यही लास्ट पार्ट देखते हैं, जो कि यहाँ पे P और Q है। तो सेम उसी तरीके से फॉर्मूला पुट करेंगे, x2 माइनस x1, 0 में से माइनस हो जाएगा, ये 0 को हमने फॉर्मूला में लगाया, इसको रखा, और ये हमारे पास ये बना। तो ये अच्छा, आप क्या कहते हैं, बेशक मेरे राइटिंग नहीं अच्छी, पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये मैंने रफ़ काम किया हुआ है नीट नोटबुक में। असल में पार्ट्स जो हैं वो जब हम क्लास में करते हैं तो कुछ करवाते हैं, तो मैंने रफ़ एक बड़ा प्यारा सा करके काम कर लिया था। तो ये आप फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं एहतियात करूँगा मैं गांड ना डालूँ,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, ये यहाँ पे कभी हम पहुँचे नहीं हैं, ये हम करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 3 आ जाता है। अब क्वेश्चन 3 हम बुक से पहले पढ़ भी लेते हैं। वो कहता है कि फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब क्वेश्चन में क्या ढूंढो। एक तो डिस्टेंस ढूंढो, ठीक है जी, हमें पता है, फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस फॉर्मूला हो जाएगा। अब उसने नई चीज़ क्या पूछी है, मिड पॉइंट, जिसका हम फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं मिड पॉइंट का? पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। मिड पॉइंट का हम फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं कि x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2, ये लगेगा मिड पॉइंट के लिए। तो पहले डिस्टेंस काट लेते हैं। डिस्टेंस के लिए वही करेंगे, x2 माइनस x1 किया और फिर y2 माइनस y1 किया। इनका 5 और 5 आ गया तो 5 को स्क्वायर लिया। 50 को हम जब √50 को कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। मिड पॉइंट आ जाता है हमारे पास। तो मिड पॉइंट के लिए देखें, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, x1 x2 और डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2। तो ठीक है, x1 जो हमारा था यहाँ पे, अगर हम क्वेश्चन चले हम यहाँ से देख के कर जाएंगे, तो x1 जो हमारा था वो था 3, ये y1, ये x2 y2। सो x1 प्लस x2 3 प्लस, तो प्लस नहीं आएगा, फॉर्मूला आपने ये देखना, जो बड़ा साइन होता है वो आता है, तो 3 माइनस 2 आएगा यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है। और y1 प्लस y2, तो y1 क्या है हमारे पास 1, और प्लस तो माइनस ही आएगा, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2, तो 3 माइनस 2 क्या कहते हैं 2 होएगा, 2 से डिवाइड हुआ, तो मैंने ये स्टेप मिस किया। आप ऐड करना चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। तो वो हमारा आंसर सिंपल 1/2 आएगा। और यहाँ से 1 माइनस 4 करो तो आ जाता है हमारे पास आई थिंक -3, तो ये -3/2 मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन इसका ही है कि फिर मिड पॉइंट फाइंड करना है आपने। इसी का एक और क्वेश्चन है। तो ये देखिए, आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस है, y2 माइनस y1, और ये हमारा ये लगेगा। इस तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा। ये √1 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, √1/116, तो ये आपका ये 2 √29 ये आपको दे देगा। अब हम मिड पॉइंट पे जाते हैं, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x1 क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास x1 था ये 8, ये x1 था हमारे पास 8, x2 क्या है 2, तो -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है 3 और y2 क्या है -1, तो 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, -8 में प्लस किया, -6/2, यहाँ से ये आया 2 1 ज़ा 2, ये देखें ये कटिंग हो जाएगी, वैसे मैं की नहीं तो कर ले, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये कटा आपस में दोनों, तो ये 1 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 और 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आप जैसे स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक। आप इधर आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये समझा देता हूँ मैं। इसका आखिरी पार्ट आ जाता है सी पार्ट। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, तो ये ज़रा समझ लें। ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन आप बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मेरे पास अभी कैलकुलेटर ज़रा मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास कैलकुलेटर अभी फ़िलहाल है कि नहीं, वरना मैं आपको कैलकुलेटर करके साथ दिखाता। चलिए आपको ऐसे ही समझा दूँगा। अच्छा, अब इसमें हमारा ए पॉइंट है -5, बी पॉइंट है वाई है, ये हमारा फिर एक्स है और ये वाई है। पहले वही डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला लगाया। अब x2 क्या है ये, तो -3/5, माइनस है तो प्लस √5 हो जाएगा, होल का स्क्वायर। इस तरफ क्या है हमारे पास, एक x2 y2 है 5, माइनस है तो फिर प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया, ये -2/5 कैसे रह गया, तो अब देखें यहाँ पे आप क्या कहते हैं, √5 है स्क्वायर से, √5 है स्क्वायर से, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर ये आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये हम आपकी सिंपल जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी -2/5, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी, और ये आपने क्या करना है, ये लिखना है, तो ये आ जाएगा। फिलहाल इसकी आपको सिंपल भी दिखाया, तो आपने एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे अगर आप 1 लिखते हैं तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, 3 आपका एलसीएम आ जाएगा नीचे, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, तो 3 एलसीएम आता है। अब 3 को 1 पे डिवाइड करें तो 3, तो 3 5 ज़र करें आप, तो 3 5 ज़र होता है 15, और 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 हो जाता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1, तो 16, 15 + 1 16/3, तो ये 16/3 इस तरीके से आ जाता है, और इसका स्क्वायर आपने करना है।
तो 16/3 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 256 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपके पास √5 है, तो √5 हमें पता है कि कट जाएगी स्क्वायर से, तो जा जाएगा 5, और ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले टर्म एंड कंडीशन बताई थी। 4 5 से 20 और ये, और अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो मैं आपको एलसीएम के साथ भी दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, यही 20 के नीचे आप 1 लगा दें और ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 एलसीएम आ जाएगा। 20 को 9 क्योंकि 1 होगा तो फिर 9 20 मल्टीप्लाई होगा और फिर ये भी प्लस होगा। तो जब ये आप एलसीएम वाला करेंगे इस मेथड से जो मैंने बताया, तो फिर आपके पास आ जाएगा 436/9। इसको जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास ये सिंपलेस्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है तो आपको समझ आ रही होगी। जो चीज़ समझना है तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। मिड पॉइंट आ जाते हैं फिर हमारे पास, तो मिड पॉइंट भी सेम उसी तरीके से निकलेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट भी सेम उसी तरीके से निकलेगा, वही हम x1 x2 लिखेंगे, y1 y2 लिखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया और ये हमारे पास आंसर, सॉरी ये मैंने देखे, ये 28/3 नहीं आएगा, ये मैंने लिखा भी हुआ है क्योंकि ये गलत आ गया था, ये 7/3 आएगा इसका y1 वाला। ठीक है ना, ये सही है और ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। अब वो कहता है कि क्वेश्चन 4 यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इनमें से कौन से पॉइंट 15 यूनिट के डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। ओरिजिन क्या था, जो मैंने आपको बताया था, ये जो दो होते हैं इनका जो दरमियान वाला पॉइंट होता है इसे ओरिजिन कहते हैं। तो कह रहा है 15 की डिस्टेंस पे कौन से हैं जी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट का जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर 15 यूनिट आ रहा है तो हम कह देंगे सो द पॉइंट्स ए एंड बी आर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ दिस, और अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे नहीं है जी, ये डिस्टेंस पे नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन किया हमने, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। x1 x2 किया, प्लस किया, √22 5 आया। इसमें अच्छा आपने क्या करना है, एसटी कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है, वो दबा देना आपके, जिसमें आपके डेसिमल में आंसर आ जाएगा, तो उसमें आपने देखना है कि 15 यूनिट्स बनते हैं कि नहीं। तो ये देखिए मेरा 15 यूनिट्स बन गए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, बेशक लिख लें आप अगर आपने लिखना है। द पॉइंट्स ए बी आर एट द डिस्टेंस, यार ये राइटिंग काफ़ी गंदी हो रही है क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए नहीं हो पा रही। सो द पॉइंट्स ए और बी आर एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, राइटिंग काफ़ी गंदी हुई है, तो ये देख लीजिए आप। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाइस। अब दूसरा क्वेश्चन भी वही, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें, √200 आया, इसको कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आ जाएगा ये 10√2। तो ये वैसे ही ना डिस्टेंस पे, तो लिख देंगे 10√2 इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, रोज़ा भी रखा हुआ तो बोल बोल के थक गए हैं। थर्ड पार्ट पे आ जाती हैं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x1 x2 - x1 प्लस होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे, पुट किया, √266 आ गया। इसको कैलकुलेटर पे डेसिमल में भी कर लेंगे, तो तब भी ये 15 यूनिट्स नहीं बन रहे, तो हम कह देंगे जी ये 15 यूनिट्स ओरिजिन से डिस्टेंस पे नहीं है। क्वेश्चन 5 काफ़ी ज़्यादा मज़े का और समझने वाला और काफ़ी मज़े का है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 5 में से कौन से पार्ट हैं। तीनों पार्ट ही वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है यहाँ पे आ वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोलेसनी और एक पैरेललोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस अगर 7.1 से चैप्टर 7 से अगर लॉन्ग बनता है तो ये बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अब वो कहता है कि इन पॉइंट्स में द पॉइंट्स ए बी और एंड सी, इनमें वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, बताओ कि ये जो है ना ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये होता है, मैं गलत शायद बना दूँ, जो कि ऐसे 90 डिग्री के ऊपर होता है राइट एंगल ट्राइंगल हमारा, ठीक है। और इसमें ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होती है। तो वो कहता है कि ये जो है वर्टिसेस और राइट एंगल ट्राइंगल के, मतलब
परपेंडिकुलर बेस का जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो लगाएंगे इस टेस्ट में कि परपेंडिकुलर बेस का जो सम है वो इक्वल आए हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे, हम ए बी का मिड पॉइंट ले लेंगे सबसे पहले, जो कि आंसर आ जाता है 2। फिर हम बी सी का मिड पॉइंट ले लेंगे, जो कि आंसर आ जाता है √12। और हम फिर ए सी का अंडर ले लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे। ए बी का ले लिया, बी सी का ले लिया, ए सी का मिड पॉइंट लेंगे। ठीक, मिड पॉइंट सॉरी कह रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। आप ये स्क्रीनशॉट ले लें दोनों पेजेस के। ठीक, इसका हमने लिया है AC का, तो ये आ जाएगा 4। अब हमने देखना है, डिसाइड करना जी हाइपोटेन्यूज कौन सी है। तो हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें देखें सबसे बड़ी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और √12 जो आप डेसिमल करेंगे तो वो छोटी आएगी। तो सबसे बड़ी जो है हमारे पास 4 है। तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि 4 AC जो है हमारा, ऐसे हम आप ना ऐसा कीजिएगा, एक ऐसी डायग्राम बना लीजिएगा पेपर में, इससे आपके आसानी भी होगी और एग्जामिनर पे एक इम्प्रेशन भी जाएगा कि डायग्राम बनाई हुई है मैथ्स पे, और आपको उसको काफ़ी अच्छा गुड इम्प्रेशन जाएगा कि ये बच्चा भी अच्छा है, पढ़ने वाला है। तो ठीक है, आपने लिखना है यहाँ पे 4 क्या कहते हैं, आपने यहाँ पे लिखना है कि उसका स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वही किया 4 का स्क्वायर, और फिर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख रहे हैं। पहले बेस ले आए या परपेंडिकुलर ले आए, एक ही बात है। 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको डेसिमल में अच्छा ना लिखिएगा, क्योंकि आगे हमने स्क्वायर लेना है, तो अंडर स्क्वायर रूट काट जाएगी तो ईजी रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और ये कट गया तो 4 + 12 16 तो इक्वल आ गई है, क्योंकि दोनों साइड्स तो हम कह देंगे A, B and C आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझाने की मैं कोशिश पूरी की है, तो आपको समझ आई होगी। अब वो कहता है कि द पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि द पॉइंट्स A, B and C आर वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी और इस पेज का भी। अच्छा, आर वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेलेस, यहाँ पे लिखा हुआ है आर वर्टिसेस ऑफ अ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कुछ नहीं होता। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये आएगी, वैसे आपको पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो जो साइड्स है ना, 2 साइड्स इक्वल हो। जैसे मतलब अगर हमने कोई भी ट्राइंगल बनाया है, ये ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा कि इसका सम या जो ये इसका आंसर आया है, इसका आंसर आया है, इसका आंसर आया है, कोई भी 2 साइड्स का आंसर इक्वल हो। अगर कोई भी 2 साइड, समझ ये नहीं होना चाहिए इसका और इसका डिफरेंट आए, तीनों का सेम आ गया, राइट एंगल है। तो अगर दोनों का सेम आया, एक का डिफरेंट आया, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, यही हम चेक करेंगे। ए बी का मिड पॉइंट लेंगे उस तरीके से, ये आया। बी सी का मिड पॉइंट लेंगे, ये आया। ए सी का मिड पॉइंट लेंगे, वो भी वो आया, ये √2। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ए बी का और बी सी का जो हमने मिड पॉइंट सॉरी डिस्टेंस लिया, तो हमारे पास क्या आया, √41। तो फिर हम सिंपल उसको कह देंगे, अगर आपने ये लाइन लिखनी है, सिंस द पॉइंट्स ए बी एंड बी सी आर इक्वल, सो द पॉइंट्स ए बी एंड बी सी, ये मैं लिखी हुई है बल्कि, सो ए बी एंड बी सी आर इक्वल, क्योंकि ए बी और बी सी इक्वल है, तो सो इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसके 2 साइड्स इक्वल है, इजी है। अब जो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि गारंटीड है कि इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, और ये आपने करना है विद डायग्राम, आपने लाजमी बनानी है, और ये काफ़ी आसान डायग्राम है, और ये काफ़ी अच्छा और मज़े का क्वेश्चन है। अच्छा, आपको ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या है। इस क्वेश्चन में क्या होगा ना कि आपका जो पैरेललोग्राम में 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली साइड। ये हमें क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया, आप देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई है। जब 2 साइड्स इक्वल होंगी ना, मतलब ए बी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है आखिर में कि ए बी जो है हमारी सी डी की इक्वल है, मतलब ए बी सी डी की इक्वल है। ए बी इस वाली ऊपर, ये ऊपर वाली के साथ ये वाली, जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी ना, तो हम कह देंगे ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब सबके जो पहले दो और पहली दो के सम इक्वल होती हैं, बल्कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं।
चारों साइड्स का एक ही सम आता है, जैसे 502, 502 और आगे भी यही है। इसकी डायग्राम क्या बनानी है आपने, सिंपल है भाई, बहुत आसान है। ऐसे थोड़ी टेढ़ी लाइन बनाए एक तरफ, थोड़ी टेढ़ी लाइन बनाई दूसरी तरफ, ये ज़्यादा बन गई, आपने थोड़ी कम बनानी है। फिर इधर से बंद कर दें और ऊपर से बंद करें। इधर आपने 2 लाइन बनानी है, ये जो कि पैरेलल और इक्वल की निशानी है। ये आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये 2 इक्वल आएंगे, ये 2 इक्वल आएंगे। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ए बी और सी डी। अब आपको 2 पॉइंट्स दिए गए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना है, ये आ जाएगा। फिर आपने बी सी का डिस्टेंस निकाल लेना है, जो कि आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपने जो है फिर ए बी और बी सी के बाद क्या कहते हैं, आपने सी डी का डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो सी डी का डिस्टेंस निकालने का ये आ जाएगा। और फिर आपने लास्ट पे ए और डी का डिस्टेंस निकालना है। कैसे क्या निकालने हैं, ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, इतना तो हमें पता है पहले क्वेश्चंस में भी। फिर ए सी का निकालना, फिर आपने निकालना है ए डी का डिस्टेंस, ओहो सॉरी, ए बी का, बी सी का, फिर आपने निकालना है सी डी का, और फिर ए डी का। ठीक, ये जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास सारी साइड्स इक्वल आएंगी। तो फिर आप क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, सो ए बी एंड सी और डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। होप अभी काफ़ी थक गए हूँ। सो अगले पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन 7 है। ये भी आ सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, पर मुझे लगता है 7.2 के पार्ट्स काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हैं और ये डिजर्विंग नहीं लगता मुझे इतना ज़्यादा। वैसे आप देख लें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 जो है, ये पता नहीं है, अगर एग्जामिनर जब आउट ऑफ सीन क्वेश्चन देने पे आता है तो आपको ये क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। तो ये देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 7 जो है हमारे पूरे कॉन्सेप्ट से हटकर क्वेश्चन होगा, जो हमने पढ़े हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन में बिट पॉइंट और डिस्टेंस नहीं यूज़ होगा इसमें जो है हमारा एक कोलिनियर डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ होगा, तो वो हम देखते हैं। अब वो क्या कहते हैं क्वेश्चन 7 में कि आपने एच फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं। आप भी यही मेथड लगाएं, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो हमने लिखना है कि ए बी सी आर कोलिनियर है, क्योंकि तो हम बाय डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या आपने करना होता है, डिटर्मिनेंट मेथड में आपने क्या लिखना है, क्या कहते हैं, या आपने फर्स्ट जो है 1H, फिर 3 2, जैसे आपने ये बना लेनी है लाइन। इसमें सबसे पहले आपने लिखना है 1H, फिर उसके नीचे 3 2, फिर 7 3, इस तरीके से लिख देना है। और आखिर में सबके साथ 1 1 1 लगा देना है। यही हमने किया हुआ है। और ये 1 ये -1 था, तो हम ये देखते हैं -1। ये देखिए -1 था, ये गांठ क्यों डला हुआ है यहाँ पे आपको समझाता हूँ अभी इधर भी डाल के। ठीक है, या -1 ये हमने से लिखा और आकर में हमने ये 1 1, ये देखें ये 1 है, साइड में 0 नज़र आ रहा था, ये 1 है, वो सर्कल किया हुआ है ना, तो ये 1 है। ठीक, तो 1 1 1 लिख दिया। अब क्या करना है डिटर्मिनेंट मेथड में हमने, अब यहाँ पे क्या होगा ना, जो हम क्या करेंगे इस तरीके से, जो है आपको समझाता हूँ। आपने सबसे पहले जो फर्स्ट ये वाला कॉलम, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ के सारे डिजिट लिखने हैं। मतलब जो है इस वाले कॉलम, जैसे ये वाला हमारा पहला डिजिट -1 है ना, -1 आपने बाहर ले लेना कॉमन में। और आपने फिर जो है ना इस -1 की जो रो है H और 1, और इसका जो कॉलम है 3 और 7, इसको छोड़ के जो नंबर बच रहे हैं आपने लिख लेने हैं। तो कौन से बच रहे हैं हमारे, 2 1 3 1, 2 1 3 1 लिख लेना है। बड़ा आसान है ये, फिर सुन लें एक बार अगर समझ नहीं लगी। पहला डिजिट है -1, -1 को आपने सर्कल करना है, उसकी रो को सर्कल कर लें, उसके कॉलम को सर्कल कर लें। अब उसकी रो में H और 1, जो उसकी रो में और जो उसके कॉलम में डिजिट आ रहे हैं, उनको छोड़ के अंदर जो आपने डिटर्मिनेंट में जो लिखने हैं वो होंगे 2 1 और 3 1। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। अब अगला आपने माइनस करना है -H। ठीक है, -H, पहले आप -1 करेंगे, फिर -H करेंगे, आखिर में आप प्लस करेंगे। इसका एक रूल होता है, वो मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन आप यही कर लें, फर्स्ट माइनस, सेकंड माइनस, थर्ड में प्लस। ओके, तो सेकंड में आपने आपने पहले 3, ये नहीं आपने 3 को पहला डिजिट मान के ऐसे रो और कॉलम कर ली, नहीं, 1 2 3 ये डिजिट है हमारे। तो सेकंड में हम H करेंगे, -H लिखा, बाय सेम वही ये
अंडरलाइन किया, ये इसको किया, इसकी रो और इसकी कॉलम। क्या बचे इसके पास हमारे पास, एच की रो और कॉलम करने के बाद तो हमारे पास बचे यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपने एच वाली रो की और एच वाला कॉलम आपका ये बनेगा, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि इसका भी ये बन जाएगा, इसका नहीं, ये देखिए ये एच वाला रो तो ये बनेगी, और कॉलम इसका कौन सा, जो इसका कॉलम है वो ये वाला। इसके बाद हमारे पास क्या पीछे बचेगा, ये देखिए 3171, 3171 लिख दिया। इसी तरीके से फिर हम लिखेंगे +1 आखिर में, और इसका हम सर्कल काट लेंगे, यहाँ पे काट लेते हैं ये वाला इसका सर्कल, और ये इसका कॉलम हो जाएगा। पीछे क्या बचा, 3273, 3273। अब आपने सोल्व कर लेना है सिंपल, इनको बाय डी लिखे रहने देना है, अंदर वालों को सोल्व कर लेना है। 2 1 2, ओह सॉरी, इसको इस तरीके से, इसकी आपने इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 1 2 और 3 1 3। सो और ये जब आपने इनके से ये डिटर्मिनेंट मेथड होता है, पिछली जो 9 पुरानी बुक थी ना उसमें था ये। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, बीच में हमेशा लगाना है माइनस, ठीक है, माइनस लगाना है बीच में हमेशा। तो 2 1 2 और -3 1 3। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, यही मेथड करेंगे हम, 3 1 3 -7 1 7, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा +1, और यहाँ पे भी वही मेथड करेंगे। अब यहाँ पे है 3 3 9, और यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे पास हो जाएगा -7 2 14। ये मैंने प्लस लिखा हुआ है शायद से, आई थिंक सो, ये गलती हो गई है, तो ये आपने माइनस ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, 9 + 14, वेट, हाँ ये मैंने देखे ना मिस्टेक अपनी एक की हुई है कि यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस आता है 9 - 14, तो आप देख लें ये -5 आएगा। तो ये मैंने अपनी मिस्टेक कोई, मैं कंफ्यूज हो गया था। अब आपने क्या करना है, आपने इनको सोल्व कर लेना है। 2 - 3 -1, 3 - 7 -4, और 9 - 14 -5, ये आ जाएंगे। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 -1 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस कटा +1 आ जाएगा। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस हो गया, तो ये 4h आ जाएगा। और ये 1 के साथ, ये +1 था, माइनस के साथ हुआ तो बढ़ेगा, साइन आएगा -5 इक्वल। अच्छा ये मैं बताना भूल गया, सॉरी, ये आपने सारी टर्म लिख के ना सबको इक्वल करना है 0 के, ठीक है, ताकि हमारा फिर बाद में हम जब इसको h को अलग करेंगे तो हमारा आराम से आंसर निकल आए। अब आप देखें 1 जो नंबर है कॉन्सोनेंट है उनको कर लें आपस में ऐड, 1 - 5 करें तो -4 आ जाएगा, तो 4h - 4, h तो 4 को जो है अब उस तरफ ले जाएं 0 वाली तरफ, तो 4 पॉजिटिव हो गया, h है, अब h को अलग कर, 4 को इधर जाके, इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये रूल होता है जब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 4 से डिवाइड हुआ 1। सो क्वेश्चन 7 का 1 आंसर आ जाएगा। क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट मेथड से डिटर्मिनेंट लिया, फिर हमने रो और कॉलम वाला कॉन्सेप्ट समझा कि इसकी रो और इसकी कॉलम छोड़ के जो आंसर आ जाएंगे वो कर लेना है। फिर हमने इसको क्या कहते हैं लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर आगे फर्दर हमने आंसर लेके आगे h = 1। फाइनल अब इसका क्वेश्चन 8 करते हैं हम, ठीक है। पूरी 7.2 हमारी इसमें कवर हो गई है विद डेफिनेशन, और एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ भी। क्वेश्चन 8 देखें क्या है कि वो कह रहा है इसमें क्वेश्चन 8 में द पॉइंट्स। अच्छा क्वेश्चन 6 9 10 जो है ये भी मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से आते हैं, पर ये हमारे क्योंकि रिवाइज स्मार्ट सिलेबस में कट हो गए हैं तो ये हम नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन 8 है वो करेंगे। और ये भी काफ़ी बच्चों का डाउट अभी तक कि ये अगर रिवाइज वाले में से कुछ आ गया, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, अगर पेयरिंग स्कीम वो ना हुई, तो भाई ये मेरी बात ध्यान से खोल के सुन लो। हर साल क्या होता है ना, जो पेरेंट स्कीम कहते हैं ख़राब हो जाती है, भाई हो जाएगा, हमारे टीचर्स ये कह रहे हैं, हमारे टीचर्स ने नहीं कहा, हमारे स्कूल के पेपर भी पेरेंट स्कीम के हिसाब से हो रहे हैं। हर साल क्या होता है ना कि मैं आपको यहाँ पे किसी भी जगह पे समझाता हूँ, मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, उसमें से चैप्टर 10 की मैंने कुछ प्रैक्टिस की हुई थी। हर साल क्या होता है ना कि एक ना बोर्ड का एग्जामिनर होता है, ठीक है, यहाँ पे एक बोर्ड का गंदा एग्जामिनर बना देते हैं ये। अब ये जाता है बोर्ड के ऑफिस, ठीक है, ये बोर्ड ऑफिस है, ये बोर्ड ऑफिस जाता है और ये पेपर बनाते हैं। अब ये नहीं कि एक एग्जामिनर पेपर बनाता है, एक एग्जामिनर काफ़ी एग्जामिनर पेपर बनाते हैं। एक एग्जामिनर जो है वो एक जगह का, जैसे गुजरा वाला है तो उसका एक एग्जामिनर बनाएगा, लाहौर का एक बनाएगा वो, ठीक है। अब ये गुजरा वाला का जैसे एग्जामिनर है, उसने जाके पेपर बनाया,
बोर्ड का, उसने बाहर आके कर दिया पेपर लीक, पेपर ने सॉरी पेयरिंग स्कीम कर दी उसने लीक, ठीक है, उसने पेयरिंग स्कीम लीक कर दी। अब देखें उसने सॉरी मैं ये बताना भूल गया, एक ने नहीं कम से कम 4 से 5 एग्जामिनर ने पेपर बनाया, उन सब ने आके की पेयरिंग स्कीम लीक, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, ज़्यादातर हर बार लीक होती ही होती है। अब क्या होता है ना कि हर एग्जामिनर एक से पूछ आके सेम पेयरिंग स्कीम में बनाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि गलत कुछ लिख देते हैं, कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं, गलत नहीं होती, या पेयरिंग स्कीम ऊपर नीचे कर देते हैं या फिर कुछ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम कर देते हैं, थोड़ी बहुत हट के होती है हर एग्जामिनर से। अब जो है ना हर साल जो पेपर आया, समझो 10th क्लास का पेपर आया, उनकी पेयरिंग स्कीम ठीक है, चैप्टर उनके थे, चैप्टर 1 था उनका, चैप्टर नंबर 2 था, उनके समझो 5 चैप्टर थे, तो ये वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उनके 5 चैप्टर थे, तो उनका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना उसका फर्स्ट ए बी पार्ट आना था चैप्टर 1-2 से, और सेकंड ए बी पार्ट आना था चैप्टर 3-4 से, और लास्ट ए बी पार्ट आना था चैप्टर 1-5 से, ठीक है। वैसे चैप्टर ज़्यादा होते हैं, मैंने 5 चैप्टर लिखे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब एग्जामिनर ने ये पेयरिंग स्कीम लीक की थी, शॉर्ट क्वेश्चन की भी लीक की होगी, MCQs की भी। अब क्या होएगा ना, कुछ जिस एग्जामिनर ने इस स्कीम में कुछ गड़बड़ कर दी होगी या फॉलो नहीं हुई होगी या उसने गलत की होगी, उसने क्या किया होगा ना कि चैप्टर 1-2 से तो होगा, दूसरा भी 3-4 से होगा, या चैप्टर 1-2 से एक तो स्कीम सही होगी, एक उसने क्या किया होगा ना चैप्टर नंबर 3 और 5 से दे दिया होगा, और एक उसने चैप्टर नंबर 4 और 1 से दे दिया होगा। इस तरीके से पेयरिंग स्कीम जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जामिनर लीक करते हैं। अगर इस साल की बात करें तो इस साल का बात ही अलग है, क्योंकि पैक्टा की तरफ से, पैक्टा जो कि न्यू एजुकेशन आया है, पैक्टा की तरफ से ऑफिशियल स्कीम आई है, ऑफिशियल स्कीम आई है, ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम, ऑफिशियल पैटर्न आए हैं, तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता कि जी स्कीम गलत आ जाए या पेपर दूसरी स्कीम के हिसाब से आ जाए या जो चीज़ें कट हुई हैं। अच्छा अब आती है ना दुआ करो आ जाए, मैं ये दुआ कह रहा हूँ आप कह रहे होंगे ये क्या पागल बंदा कह रहा है दुआ करो आ जाए। हाँ, अगर आपका रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस में से, रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही काउंट होगा ना, तो उसके आपको मिलेंगे जी बच्चों ग्रेस मार्क्स, मोजे ही मोजे, मुफ्त के नंबर, MCQs हो जाए शॉर्ट हो लॉन्ग हो, शर्त ये आपने अटैम्प्ट जरूर करना है। मतलब क्वेश्चन में उसका नंबर, क्वेश्चन 3 आउट ऑफ सिलेबस है ना, क्वेश्चन 3 कुछ गच्छा मुच्छा मार के कोई 1-2 स्टेप किए, अटैम्प्ट किया, पूरे नंबर, 2 नंबर मुफ्त के, लॉन्ग क्वेश्चन है तो 4 नंबर मुफ्त के, MCQ है तो 1 नंबर मुफ्त का, ये बात है। अगर पेयरिंग स्कीम गलत आ जाती है तो उसके भी फिर मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे। तो इस साल ये 9th के बच्चों के लिए काफ़ी आसानी है कि आपकी एक तो पेयरिंग स्कीम सही सेम है, और सॉरी पेयरिंग स्कीम एक तो ऑफिशियल और पैक्टा की है, और आपकी स्मार्ट सिलेबस भी पैक्टा की तरफ से है, तो दिल ये वाली बात से निकाल के तैयारी करेंगे जी अगर आपका ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं, आपको सारी बातें समझ आ रखी होंगी जो मैंने कहा होगा। क्वेश्चन 8 में वो क्या कह रहा है कि द पॉइंट्स, जो कि पॉइंट्स हैं A B, एक डायामीटर सर्कल का जो एक डायामीटर होता है ना उसके एंड है, ठीक है, उसकी आखिर है, फाइंड करो सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। वो कह रहा है सर्कल का सेंटर ढूंढो क्या है, और रेडियस से पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा वो कह रहा है कि सर्कल का सेंटर ढूंढो आप क्या है और रेडियस क्या है सर्कल का। तो बहुत आसान है, हम लिखेंगे क्वेश्चन कॉपी करेंगे पहले और फिर लिखेंगे सेंटर हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क ओ, रेडियस हमें नहीं पता, ठीक है। अब सेंटर निकालने के लिए ना आपने, सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट, सेंटर देखें मिड होता है ना आपका, ये सर्कल है एक, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये सर्कल है, इसका ये डायमीटर वो कह रहा है, एक जगह कोई कह रहा है डायमीटर है। अब वो सेंटर क्या है, सेंटर हमारा सर्कल का ये होता है, तो सेंटर मिड होगा ना, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर में AB का वही x1 प्लस x2 y1 प्लस तो y1 -2 -4 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 0/2 0 और यहाँ पे -3, तो ये हमारा जो है ना सेंटर आ गया जी। ये अब रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है जैसे इस क्वेश्चन में इतने ज़्यादा रेडियस, तो ये रेडियस R होता है, ठीक है, छोटी लाइन। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, हम ये करेंगे फाइंड रेडियस
अपने डिस्टेंस फार्मूला से। पहले आपने सेंटर ढूंढने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है गिवन पॉइंट से, लेकिन रेडियस ढूंढने के लिए आपने फार्मूला लगाना है ओ बी का। मतलब सेंटर ओ है, सेंटर ये ओ था, और बी पॉइंट, ओ और बी पॉइंट अगर आप लेंगे और इसका मिड डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो √26 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये शायद आ जाए पर आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सो ये था चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट। ठीक है, ये इसमें आपने पहले क्वेश्चन में प्लेन के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा। दूसरे क्वेश्चन में आपने अच्छा एग्जांपल रूप से देख लें, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाया है यहाँ पे मैंने सॉल्व की हुई है, तो एक बार देख लें। ठीक है, दूसरे एग्जांपल भी डिस्टेंस फार्मूला की, यार इजी एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल है कि राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस है, तो हमें पता है ए बी सी पॉइंट्स हैं, ए बी का हमने निकाला डिस्टेंस, इसी तरीके से हमने बी सी का निकाला डिस्टेंस, ए सी का निकाला डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस पर, देखिए आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये हमारा ए बी सी वर्टिसेस आ गया राइट एंगल ट्रायंगल के, कैसे ये देखें इक्वल आया। तो ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट रहा सकती है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, पर इसमें जो है आपका ये वाला क्वेश्चन जो है अगर आना है तो ये वाला एक्सरसाइज का ही आएगा मेरे ख्याल से। फिर हमने इसमें क्या कहते हैं मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन किए। फिर हमने इसमें वर्टिसेस का पढ़ा, राइट एंगल पढ़ा, आइसोलेसिस ट्रायंगल पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा। फिर हमने डिटर्मिनेंट मेथड किया और हमने उसके बाद फाइनली आखिर में रेडियस और सेंटर निकाला। सो ये चैप्टर 7 की कंप्लीट वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो एक्सरसाइज 7.1 की, 7.2 की भी मैं डाल देता हूँ जल्दी से। अगर आपको 7.1 की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे बायो के बाकी सब्जेक्ट के भी लेक्चर आएंगे, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स आएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे, इंपॉर्टेंट पेपर्स क्वेश्चन पेपर आएंगे जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं स्टूडेंट हूँ क़ायद-ए-आज़म डिविजनल पब्लिक स्कूल गुजरावाला, हमारा बेस्ट इंस्टीट्यूशन है ऑल पंजाब में। इसकी एजुकेशन के रिलेटेड आप बात कर लें, आप इनको स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात कर लें, को करिकुलम एक्टिविटीज़ के रिलेटेड बात कर लें, इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन गुजरावाला में भी और बाकी पूरे पंजाब में एज अ फॉर द एजुकेशन एंड एवरी एक्टिविटीज़। सो जो है मैं उसका स्टूडेंट हूँ। और क्या कहते हैं आपको मैं उम्मीद है अच्छा समझा पाया हूँगा। और आपको इस चैनल के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि आपको बाकी लेक्चर्स भी मिलेंगे और बोर्ड के पेपर करीब हैं तो आपकी रिवीजन भी होगी, आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे। और आपको 10th क्लास में जब हम जाएंगे तो उसके बुक्स के लेक्चर्स भी मिल सकते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह। सो चलता हूँ, अभी दुआओं में याद रखें। रमज़ान मुबारक और अल्लाह हाफिज़।